तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का 2026 एग्जामिनेशंस का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। और इस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर तुमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके एमसीक्यूज को तुम देख सकते हो। वहां पे मैंने पूरा पेपर का स्ट्रैटेजी बताया है, किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे आएगा, कैसे एग्जाम की तैयारी हमें करनी है, ये सब चीजें मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताई है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन 2 के आगे के सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ये तुम्हारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसको मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चंस देखो मैथ के एग्जाम में ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, एंड ये उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन है जहां पे तुमसे कहेगा फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। एक बड़ा सा पॉलिनोमियल गिवन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा, उसे तुम्हें फैक्टराइज करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से मैं बता दूं। इसको तैयार कर लोगे तो तुम्हारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 4 मार्क्स का एक श्योर शॉट है, आने ही आना है, राइट। तो चलो पढ़ते हैं इसको। क्या है? While factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, ये चैप्टर का नाम दिया हुआ है। A student finds that 2x plus 1 is a factor of this particular polynomial। तो स्टूडेंट ने फाइंड किया कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया है। कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग से हो गया, मतलब थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम्हें। देखो ए पार्ट में क्या पूछा है समझते हैं। यहाँ पे गिवन है इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट। अब देखो तुमसे क्या सवाल किया, तुम खुद स्टूडेंट हो और तुमसे पूछा जा रहा है क्या इस दूसरे स्टूडेंट ने जो ये निकाला है फैक्टर, ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट की साइकोलॉजी पे जाओ। अब स्टूडेंट ने ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किसी महान इंसान ने तो करा नहीं है। तो नॉर्मल एक स्टूडेंट है, उसने अगर इसका ये फैक्टर निकाला है तो चांसेस आर कि ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। भाई हमें चेक करना पड़ेगा ना, क्या ये फैक्टर इसका सही है कि नहीं, ये भी तुम्हें चेक करना है। ठीक है, टीचर ने तुम्हें एक चीज दे दी है कि तुम्हें चेक करके बताना है क्या ये फैक्टर सही है इस इक्वेशन के लिए या फिर ये फैक्टर नहीं है इस इक्वेशन का। तो ये तुम्हें चेक करना है, यही पहला पार्ट है। इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 is a factor of the given polynomial। तुम टीचर बन जाओ और स्टूडेंट का सॉल्यूशन चेक करो क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। तो बस रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 2x क्यूब, लिख लेते हैं इसको और चेक करते हैं कि हमारा फैक्टर है कि नहीं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और 2x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसमें फैक्टर क्या है 2x प्लस 1। तो जब भी हमें फैक्टर को चेक करना होता है तो हम करते क्या है, ये 2x प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा x का, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और देखेंगे जीरो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से क्या निकल के आएगा x का वैल्यू, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन। तो हमें क्या रखना है, हमें रखना है f ऑफ x का वैल्यू -1/2 इस इक्वेशन में रख दो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1/2 का क्यूब, जहां जहां x है वहां वहां -1/2 रखो। 7 मल्टीप्लाई बाय -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 और -3। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 और -1/2 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1/8। ठीक है, क्यूब है तो माइनस रहेगा, प्लस 7 यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, तो माइनस साइन हट जाएगा स्क्वायर के केस में, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। फिर यहाँ पे ये 2 कट जाएगा और माइनस साइन रहेगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं बीच में। ठीक है, माइनस रहेगा बिकॉज यहाँ कोई पावर तो है नहीं, तो यहाँ माइनस बचेगा और 2 कट जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा और लास्ट में है माइनस का 3। बस देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे 2 ये काट दो, 2 4 8, ये आ जाएगा -1/4। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/4 -1 और -3। इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो पहले, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 एलसीएम और उसके बाद में ऊपर आ जाएगा 7 -1, ये हो जाएगा 6 और -1 -3 आ जाएगा -4। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 4 एलसीएम आ गया और ये आ गया 6 और 4 4 16। तो ये आ गया तुम्हारा -10/4। देख लेना, फिलहाल जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब जीरो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये फैक्टर नहीं होगा, तो फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर हो जाएगा दैट स्टूडेंट ने गलत आंसर निकाला है। इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा नो, द सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। तो वैलिड रीजन क्या है भाई, हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम लगाया, फैक्टर थ्योरम हमने लगाया, रिमाइंडर थ्योरम नहीं, फैक्टर थ्योरम हमने लगाया। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन में रख के देखा, नहीं जीरो आया, यानी कि ये टर्म फैक्टर नहीं था।
तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक काम हम कर सकते हैं, कुछ और वैल्यू x का रख के देखते हैं, कुछ और वैल्यू हम रख के देखेंगे x का और देखेंगे यहाँ पे 0 बनता है कि नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट ने इतना तो निकाला, अब हो सकता है, देखो स्टूडेंट की तरह सोचो, हो सकता है उसने वैल्यू निकाला हो, उससे प्लस माइनस साइन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो हम इस साइन को चेंज करके एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर इससे भी नहीं आएगा हम इसको ट्राई करके देखेंगे इस बार, अगर इससे भी नहीं आएगा तो फिर और वैल्यूज x की 1 2 -1 और इस तरह की वैल्यूज रख के देखेंगे। लेकिन पहले हम साइन बदल के देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड है, मतलब हम ट्राई करके देख रहे हैं, हमें नहीं पता इसका आंसर सही आएगा कि नहीं, तो ये वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 2x - 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 2x - 1 = 0, 2x = उधर जाके 1 हो जाएगा, x = 1/2 हो जाएगा। इससे सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 7 × 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा -3। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1/8 और 4 से कट जाएगा, 2 4 = 8, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 और 7 से मल्टीप्लाई होकर 7/4, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और -3। यहाँ पे सॉल्व करो, ये आ जाएगा नीचे 4, 7 + 1 ये हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा तुम्हारा +1 -3, माइनस का वैल्यू बचेगा ये 2। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 = 8, तो ये बचेगा 2 -2 यानी कि ये आ गया 0। अब देखो इसमें हमने ये वैल्यू x का रखा तो 0 आ गया, यानी कि ये वाला वैल्यू फैक्टर का था, यानी कि ये हमारा 2x - 1 फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलिड आंसर हमारा ये है। स्टूडेंट से गलती हो गई है, उसने जो ये निकाला है फैक्टर, इसमें साइन की गलती उसने की है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, वैलिड आंसर ये है दैट 2x यहाँ पे हो जाएगा -1 इज द फैक्टर ऑफ x, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पूरा लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या बोला है, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब फैक्टराइज करना है, पहले सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए क्वेश्चन आता था, फैक्टर डायरेक्टली दिया होता था, उसको फैक्टराइज करना होता था। यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे फायर कर दिया तुम्हारे सामने। तो अब हम क्या करते हैं, इसी अपनी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके देखते हैं। तो ये है हमारा पॉलिनोमियल और हमारा फैक्टर क्या हमने निकाली है, 2x - 1। तो 2x - 1 से इसको हम लॉन्ग डिवाइड करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। तो 2x - 1 से लॉन्ग डिवाइड चलो करते हैं। तो कैसे करना होता है डिवाइड, इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे भी तुम इसको समझ सकते हो। अगर तुम्हें फुल डिटेल में ये चीज समझनी है तो मेरा फैक्टराइज रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के ऊपर वीडियो, उसको जाकर तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। तो चलो निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे 2x - 1, 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x क्यूब बन जाए, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो x स्क्वायर से, तभी तो ये 2x × x स्क्वायर 2x क्यूब बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 2x क्यूब बन गया, -1 को x स्क्वायर से करोगे आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया और यहाँ पे प्लस प्लस ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। फिर उसके बाद अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं सेम उसी तरह करेंगे। 2x को नीचे उतारा, प्लस का 2x है तो प्लस 2x हो गया। अब देखो, अब तुम्हें देखना है कि 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 8x स्क्वायर बन जाए। सो 2x को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से तो 8 बनेगा, और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तब जाके वो x स्क्वायर बनेगा। तो 2x को 4x से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 8x स्क्वायर। अगले नंबर -1 को भी मल्टीप्लाई करोगे 4x तो ये बन जाएगा -4x। बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये कट गया, काम खत्म। 2 + 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 6x। ठीक है, और फिर उसके बाद अगले नंबर -3 को नीचे उतार लेंगे, ये आ जाएगा -3। उसके बाद अब तुम्हें 6x बनाना है, तुम्हारे पास में क्या है 2x, तो 2x को 6x, x तो x ही रहेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो बस 3 से, तो यहाँ पे +3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 2x × 3 कितना बन जाएगा, 2 3 = 6x, और उसके बाद +3 तुम्हारा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 = 3 यानी कि -3। बस साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, रिमाइंडर कितना 0। तो तुम्हारा फैक्टराइज होके क्या आ गया है, ये आ गया है x स्क्वायर + 4x + 3, और दूसरा फैक्टर क्या है 2x - 1, तो इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर + 4x + 3। तो ये हो जाएगा हमारा fx = कितना, यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है x स्क्वायर + 4x + 3, इसको लिख लो x स्क्वायर + 4x + 3, ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो दूसरा हमारा फैक्टर था 2x - 1, इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे 2x - 1। देखो ये तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है, लेकिन ये अभी तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया है तुम्हारे पॉलिनोमियल से। अब इसको भी तुम्हें फैक्टराइज करना होगा। अब इसके लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर अच्छे से आना चाहिए भाई। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टर में तोड़ लो, x की 2 वैल्यूज निकाल लो, आंसर तुम्हारा आ गया। तो यहाँ पे इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें मिड टर्म को स्प्लिट करना है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर दिख रहा है इसके फैक्टर्स निकालो,
देखो 3 के फैक्टर्स क्या निकल सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 3 1 3, तो 3 + 1 करोगे सेंटर टर्म 4 बन जाएगा आराम से, साइन भी यहाँ पे सेम आ रहा है, तो बस बना लेते हैं इसको, ये हो जाएगा x², सेंटर टर्म को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा +3x और +x, बीच के टर्म को हमने 2 में तोड़ दिया, आगे हो जाएगा 3 और लास्ट में 2x - 1, ये बस ऐसे ही कॉपी करते जाओ। बस यहाँ पे अब कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x + 3 और फिर इसमें से +1 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x + 3, बस हो गया काम। और ये लास्ट वाला 2x - 1, ये हर लाइन पे कॉपी होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, x + 3 कॉमन ले लो एक बार, ये हो जाएगा x + 3 और यहाँ पे x + 1 अलग से लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 2x - 1। अब ये बाहर वाला ब्रैकेट चाहे तो हटा दो, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया है, और बस यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये 3 फैक्टर्स देखो हमारे बन के आ गए, x + 3, x + 1 और 2x - 1। तो यही हमारे तीनों फैक्टर्स हो जाएंगे और यहाँ पे हमने अपने इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को बेसिकली कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया है। तो यही हमसे बोला गया था, इतना काम जब करोगे तब जाके तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इसी का पार्ट, ये है सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन। तो इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पे है P is a point on the x-axis which divides the line joining A -6, 2 and B 9, -4. So we have to find the ratio in which P divides the line segment AB. तो देखते हैं क्या यहाँ पे गिवन है। हमें गिवन है कि 2 पॉइंट्स हैं AB, इससे एक लाइन बन रही है, तो इनको बना लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर तुम डायग्राम बना के करोगे तो तुम्हें समझने में भी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन है बनाते हैं। -6 कहाँ पे होगा, इधर साइड कहीं होगा, और 2 तुम्हारा ऊपर, यहाँ पे तुम्हारा कहीं A पॉइंट होगा, -6, 2 ये A पॉइंट हो गया, और B पॉइंट तुमको क्या दे रखा है 9, -4। सो 9, -4 कहीं यहाँ होगा, 9 आगे जाएंगे और -4 नीचे आएंगे, यहाँ कहीं होगा 9, -4। ये 2 पॉइंट हो गए A B। अब इनसे लाइन ज्वाइन हो रही है, कुछ इस तरह होगी, मान लो ये लाइन ज्वाइन हो रही है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है, और पॉइंट का वैल्यू हमें नहीं पता। P is a point on the x axis which divides the line this and this. Find the ratio in which P divides the line segment AB. यहाँ पे हमसे ये चीज बोली है कि x एक्सिस पे पॉइंट P है, ये x एक्सिस का पॉइंट हो गया। अब देखो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि वो x, 0 हो जाएगा। अगर वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी 0, y हो जाएगा। इस तरह होता है, कोई पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके लिए ये कंडीशन आती है। तो P वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे है तो ये कुछ x, 0 करके होगा, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट हमें पता है ये 0 है, y एक्सिस पे ना ऊपर है ना नीचे, इस तरह है। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, y वाले पॉइंट के लिए लगा सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड क्या, रेशियो निकालना है हमें। We have to find the ratio in which P divides the line segment AB. तो P यहाँ पे पॉइंट तुम्हारा ये गिवन है, रेशियो फाइंड करना है, तो लेट द रेशियो बी क्या मान सकते हो, लेट रेशियो बी K:1, K:1 मान लो। इधर का रेशियो K ले सकते हो, इधर का रेशियो 1 ले सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला चलो लगाते हैं, क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है, यहाँ पे तुम कह सकते हो y = m2y1 + m1y2 डिवाइड बाय m1 + m2, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू तुम्हारा पॉइंट का क्या है, वो है 0, बिकॉज ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जो इसके आगे वाला टर्म है, अगर तुम इसको मान रहे हो, ये तुम्हारा हो जाएगा x2 y2 सेकंड पॉइंट का, और ये तुम्हारा हो जाएगा x1 y1 फर्स्ट पॉइंट का, और ये तुम्हारा m1 है k, और ये तुम्हारा m2 है 1। तो यहाँ पे m2 का वैल्यू 1 है, 1 रखा, y1 कितना, y1 पहला वाला पॉइंट, हमेशा रेशियो के अपोजिट साइड वाला, अगर ये 2 है तो ये वाला पॉइंट 1 होगा। तो यहाँ पे देखो m1 कितना, ये तुम्हारा y1 कितना है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस m1 तुम्हारा है k, यही हमें निकालना है रेशियो, और y2 कितना है, y2 तुम्हें गिवन है -4, तो ये हो जाएगा -4, और m1 + m2 कितना हो जाएगा, m1 + m2, इसका वैल्यू है k और 1, यानी कि k + 1। सॉल्व कर लो इसको, k + 1 को इधर ले आओ, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 2 1 = 2, और k × -4 ये हो जाएगा -4k, -4k उधर ले आओ, ये हो जाएगा 4k पॉजिटिव = 2। तो k = कितना आएगा, k = आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं m1/m2 = m1 हमने क्या माना था k, ये हो गया k, और अपॉन 1, m2 को 1 माना था, तो ये क्या बन जाएगा, k का वैल्यू आ रहा है 1/2, ये 1/2 आ गया, यानी कि 1:2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 1:2।
ये हम यहाँ पे लिख देंगे। सो द रेशियो इज 1:2। आई होप समझ में आ गया सब बच्चों को। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा अगले वीडियो में। नेक्स्ट बी पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अब कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट पी के, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो तुम्हें रेशियो पता लग गया, ठीक है, रेशियो पता लग गया यानी कि तुम्हें m1:m2 का वैल्यू पता लग गया। तो यानी कि इन दो रेशियो की मदद से, मतलब m1:m2 की मदद से तुम x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकते हो बी पार्ट में। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखो हम कहेंगे x इज इक्वल टू, अब यही जो सेक्शन फॉर्मूला है तुमने y के लिए निकाला था, अब x के लिए लगाओ, तो ये हो जाएगा अगेन m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस बार तुम्हें m1 और m2 का वैल्यू पता है, ये तुम्हारा 1:2 है। और x1 x2 क्या हो जाएंगे? x1 x2 के वैल्यू यहां से देख लो, x1 तुम्हारा -6 है और x2 तुम्हारा 9 है। तो चलो रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा m2 कितना, ये तुम्हारा 2 है, x1 कितना है देखते चलो, m1 तुम्हारा है 1 और m2 तुम्हारा है 2, x1 कितना है -6 और x2 कितना 9, x1 तुम्हारा -6 प्लस m1 है 1 और x2 कितना 9 है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 तुम्हारा कितना, ये है 1 और m2 कितना है 2। बस इसको सॉल्व कर लो, x कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2 6 12 माइनस का प्लस 9 1 9 और 2 + 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 3। तो -12 + 9 आ जाएगा -3 और नीचे कितना है 3, तो -3 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा -1। यानी कि जो x पॉइंट हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू आ गया। तो p पॉइंट तुम्हारा क्या है? p पॉइंट तुमने माना था x, 0, यानी कि p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -1, 0। दिस इज दी पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे बनाया भी हुआ था। भाई जो p पॉइंट तुम्हारा आएगा वो x एक्सिस पे इधर ही की तरफ बन रहा था, इसीलिए मैंने कहा था डायग्राम बना के करा करो ऐसे क्वेश्चंस को। हमेशा जितने भी सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आते हैं या लाइन के क्वेश्चन आते हैं, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि यहाँ पे डायग्राम को बना के करोगे, थोड़ा टाइम 2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सही से होगा और तुम्हें यहाँ पे समझ में भी आएगा कि तुम क्या निकाल रहे हो। तो देख लो यहाँ पे पॉइंट हमारा p आ गया, तो 2 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अगला देखते हैं सी पार्ट। इसके बाद सी पार्ट है, यहाँ पे देखो सी पार्ट इज, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, 0। ये बी का आंसर हो गया। सी है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू -3, 2। अब ये क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ पे लाइन का क्वेश्चन भी दे दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है टू ए बी, पैरेलल टू ए बी एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखो एक पॉइंट दे रखा है, ये एक पॉइंट दे रखा है और बोला है लाइन पैरेलल टू ए बी, और ए बी वाली लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, पहली उस लाइन का स्लोप पता लगा लो और दूसरा एक पॉइंट पता लगा लो। तो देखो पॉइंट तो तुमको दे रखा है कि जो तुम्हारी लाइन होगी जिसका इक्वेशन तुम्हें बताना है वो किस पॉइंट से होके गुजरी, पॉइंट तुमको पता है, ये चीज तुम्हें दे रखी है। लेकिन तुमसे कहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, स्लोप तुम्हें निकालना है। अच्छा स्लोप कैसे निकालोगे? एक कंडीशन तुमको दे रखा है दैट तुम्हारी लाइन पैरेलल टू ए बी है, यानी कि जो ए बी वाली लाइन का स्लोप होगा तुम्हारी लाइन का भी स्लोप उतना ही होगा। तो ए बी वाली लाइन का जरा स्लोप देखो कितना है, ये है लाइन ए बी, तो ए बी वाली लाइन का स्लोप निकाल लो जल्दी से। तो यहाँ पे स्लोप चलो निकालते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, या थर्ड पार्ट है जो, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्लोप ऑफ आवर लाइन जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ए बी वाली लाइन और हमारी वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं आपस में। तो स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यूज देख लो, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज हमने लिखी हुई है। y2 कितना है -4 और y1 कितना है 2, तो -4 - 2 यहाँ पे हो जाएगा y2, ये हो जाएगा -4 - 2 और x2 माइनस x1 कितना, x2 है 9 और x1 कितना है -6, तो ये हो जाएगा 9 -6। अच्छा इसमें ये चीज ध्यान रखना, बीच का माइनस रहता है, अगर पॉइंट खुद माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में करके जरूर लिख दिया करो। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं और वही चीज है प्लस माइनस गलत आ जाएगा फिर तुम्हारा। तो यहाँ पे सॉल्व करो, कितना आएगा, -4 - 2 -6 हो गया और 9 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 6 ये हो जाएगा 15, -6/15 आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, इसको तुम काट सकते हो 3 से, तो ये आ जाएगा -2 और नीचे 3 से काटोगे ये आ जाएगा 5, तो -2/5 ये तुम्हारा स्लोप आ गया। तो अब तुम्हें स्लोप भी पता लग गया, ये तुम्हारा स्लोप है और तुम्हें पॉइंट क्या गिवन था, कहां से तुम्हारी लाइन होके गुजर रही है, ये तुम्हारा पॉइंट था, थ्रू अ पॉइंट -3 - 2। तो पॉइंट तुम्हारा क्या है, -3 - 2, तुम्हारा पॉइंट क्या है -3, -2। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, दो चीजें पता है, बस यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, यहाँ पे लगाएंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है y - y1 इज इक्वल टू
mx माइनस x1, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या बताता है कि अगर तुम्हें किसी लाइन का एक पॉइंट पता है और वो किस मतलब उसकी स्लोप क्या है वो पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो यही फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, देखो x और y में कुछ नहीं रखना, x y एज इट इज रहता है, बस x1 y1 में पॉइंट का वैल्यू रख दो और m की जगह स्लोप रख दो, आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, -2। साइन का ध्यान रखना, अगर साइन निगेटिव है तो ब्रैकेट में करके निगेटिव लिख देना, इज इक्वल टू m कितना है, -2/5, वो भी हमारा निगेटिव आ रहा है, तो माइनस प्लस कन्वर्जन ध्यान से करना है। यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, x1 में वैल्यू रखोगे पॉइंट का, ये हो जाएगा -3। अब देखो माइनस माइनस सब में देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y + 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2/5 और यहाँ पे हो जाएगा x + 3, ठीक है, माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस 5 को भेज देंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5y + 10 इज इक्वल टू, और -2 को कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा -2x और -+3 हो जाएगा तुम्हारा -2 3 6, ये हो जाएगा -6। तो 2x और 6 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 को इधर ही रहने दो, ठीक है, या तो इधर ही ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2x प्लस का, और उसके बाद +5y और -6 भी इधर आके तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि 10 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 0। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इतना, 2x + 5y + 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो बेशक कमेंट्स में लिख के तुम लोग पूछ सकते हो, एंड इस तरह तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। और कई बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 5y और माइनस का 16 तुम इधर लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही इक्वेशन ऑफ लाइन तुम दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो आइयो पहला क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्किल का। तो सर्किल के क्वेश्चन से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो सर्किल के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियोस में कराए हुए हैं, जहां मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि सर्किल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, सर्किल के थ्योरम्स क्या होते हैं, इसके प्रूविंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला है, तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस में थ्योरम्स लगते हैं, राइट, थ्योरम्स की मदद से एंगल्स हम फाइंड करते आते हैं। तो कैसे करना होता है, इसके ऊपर मेरा एक पूरा लाइव स्ट्रीम भी है, एक क्या 2-3 लाइव स्ट्रीम्स है सर्किल के, जिन्हें तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सर्किल टॉपिक का नाम डाल के आगे लिख दो एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब सर्च में टाइप कर देना सर्किल एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें इसके ऊपर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी उन वीडियोस को देख के। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको तुम यहाँ पे समझो कैसे होगा। तो यहाँ पे गिवन है, इन द गिवन फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ये हम समझ भी सकते हैं डायमीटर। फिर उसके बाद आगे क्या है, CD इज पैरेलल टू B, ये जो CD वाला लाइन है ये BE के पैरेलल है, पैरेलल सिंबल यहाँ बना हुआ है। सो दो एंगल हमें गिवन है, एंगल AOB इज 80 एंड ACE इज 20, ये एंगल हमें दो पता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहला एंगल हमारा है एंगल BEC। तो BEC कहां पे है, BEC ये वाला एंगल हमें बताना है। तो ये एंगल कैसे बताओगे, देखो यहां पे इस एंगल को बताने के लिए तुम लगा सकते हो एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। तो सेंटर वाला एंगल इसका क्या है भाई, देखो सेम पॉइंट B और C से बन रहा है ये एंगल, तो सेम पॉइंट से एक सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। अगर तुम्हें ये वाला एंगल पता लग जाए तो तुम इसका आधा करके ये वाला एंगल पता लगा सकते हो, सर्किल का थ्योरम है भाई। दो एंगल अगर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एक एंगल तुम्हारा सेंटर पे बन रहा है और एक एंगल तुम्हारा सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो ये उसका 2x होता है और ये वाला x होता है, ये तुम्हारा थ्योरम है सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सेंटर का एंगल निकाल लेंगे तो बाहर का एंगल पता लग जाएगा। सेंटर का एंगल कैसे निकालोगे, देखो ये स्ट्रेट एक लाइन है ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। यानी एक एंगल अगर पता है लाइन का तो दूसरी तरफ वाला एंगल तुम 180 माइनस करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 180 में से अगर 80 को हम माइनस कर दें तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कर लो 180 माइनस 80, ये वाला एंगल 100 आ गया। तो ये एंगल अगर 100 है तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, यानी कि ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो ए पार्ट का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, इसमें स्टेटमेंट तुम्हें लिखने होंगे दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 80 और इक्वल टू 100 आ जाएगा। देन उसके बाद तुम्हें थ्योरम लिखना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम दैट एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, तो एंगल BEC इज इक्वल टू 50, ये तुम लिख दोगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत अच्छे से बताएं, उसको जाके देखना। स्टेटमेंट्स में मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। देखो अगला B पार्ट है, एंगल BCD हमें फाइंड करना है। यहाँ पे B है, ये C है, ये D है, यानी नेक्स्ट एंगल जो हमें फाइंड करना है ये पूरा एंगल BCD फाइंड करना है। तो अब ये BCD कैसे फाइंड होगा, अब इस BCD में देखो तीन एंगल्स हैं, एक तुम्हारा ये बाहर का एंगल, ये एक तुम्हारा मिड का एंगल, ये तो हमें पता है,
और एक तुम्हारा ये वाला एंगल, ये तुम्हारा हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है। तो ये 3 एंगल अगर तुम्हें पता लग जाएंगे, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो BCD आ जाएगा। तो BCD इज इक्वल टू तुम क्या कह सकते हो, यहाँ पे लिख दो एंगल, एक तुम्हारा हो जाएगा DCE, एक ये वाला बाहर वाला एंगल, प्लस ये तुम्हारा 20 डिग्री तुम्हें बीच का पता ही है, प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा ACB, प्लस एंगल ACB। ये 3 एंगल्स तुम्हें ऐड अप करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तुम ये देख लो, जो भी पिछले पार्ट में हमने थ्योरम लगाई थी कि सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस वाले एंगल के। तो अगर AB वाले पॉइंट को देखो तो इनसे एक तुम्हारा सेंटर पे एंगल बन रहा है जो कि है 80 डिग्री, और इन्हीं दो पॉइंट से एक सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल बन रहा है जो कि इसका हाफ होगा। तो अगर ये वाला सेंटर का एंगल अगर 80 है तो इसका हाफ यानी 40 डिग्री तुम्हारा ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी एंगल ACB तो हमारा 40 डिग्री आ गया। ये वाला 20 डिग्री हमें पता ही है, बस एक लास्ट हमें एंगल DCE का वैल्यू पता लगाना है, यानी कि DCE ये वाला। तो इसका वैल्यू कैसे पता लगाया जाए इसको सोचो। यहाँ पे ये वाला एंगल है 50, ये वाला एंगल है 20। तो अगर ये 50 है, सोच के देखो ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये वाली लाइन पैरेलल है और ऐसे कट कर रही है। ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 निकल आएगा, ये हो गया 50। बस ऐड कर लो तीनों को, कितना आ जाएगा 50 प्लस 40 हो जाएगा 90 और प्लस 20 110, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 110 डिग्रीज। इस तरह हम इसको बता देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो एंगल्स में यही है, पजल की तरह इसको सॉल्व करना है, क्या निकालना है उसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, तुम्हें वो एंगल आराम से मिल जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट देखते हैं, लास्ट है एंगल CED। अब CED कहां पे है? ये रहा C, ये रहा तुम्हारा E और ये रहा D। अब तुम्हें ये वाला एंगल बताना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखो एक काम हम ये कर सकते हैं, अगर हमें ये कंप्लीट एंगल पता लग जाए, ये पूरा एंगल, तो इस पूरे एंगल में से 50 को माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एंगल मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये पूरा एंगल मिलेगा कैसे। तो देखो यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ये है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? मतलब एक सर्किल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलैटरल। तो ये वाला एंगल तो पूरा तुम निकाल चुके हो 110, ये वाला एंगल 110 निकाल चुके हो। ये एंगल तुम निकाल लो x मान के, इस पूरे को, ये पूरा x मान लो, इसको निकाल सकते हो। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसको तुम निकाल सकते हो। ये x कितना आ जाएगा, ये पूरा 180 माइनस 110 करेंगे, ये आ जाएगा 70। ये पूरा एंगल 70 आ जाएगा। क्यों? देख लो, इसके लिए अगर इन दोनों एंगल्स को निकालोगे तो कहोगे x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये ऑल्टरनेट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स हैं तुम्हारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा उधर माइनस करके 70 डिग्री आ जाएगा। इस तरह हमने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यूज कर लिया। अब ये पूरा एंगल अगर 70 है तो एंगल CED कितना हो जाएगा भाई? पूरे एंगल 70 में से या एंगल E में से माइनस कर देंगे हम एंगल CEB, जो कि हो जाएगा 70 डिग्री माइनस और 50 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि आ जाएगा 20 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा C पार्ट का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस तुम लोगों को समझ में आए होंगे। अगर सर्किल के क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मेरा सर्किल वाला लाइव स्ट्रीम जाके एक बार देख लेना, सर्च कर लेना यूट्यूब पे सर्किल्स एम्पलीफाई लर्निंग। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 3 पे। ये तुम्हारा EPGP का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज गिवन है। क्या गिवन है? -11, -7, -3। तो यहाँ पे पहले तो यही अंदाजा लगा लो कि ये AP है या GP है। तो ये तुम्हारा AP है। देख लो -11 में कुछ प्लस हो रहा है तो -7 आ रहा है, कितना ऐड हो रहा है? ये हो रहा है +4। फिर -7 से ये तुम्हारा +4, तो हर बार +4 होता जा रहा है। 49 से 43 +4, तो तुम्हारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है +4। यानी कि ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें चीजें बार बार रिपीटेडली ऐड हो रही हैं। सो आंसर द फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन? क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम पूरा फुल फॉर्म लिख देना। इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एडिशन होता जा रहा है हर स्टेप पे सेम चीज का। फिर क्या है B, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल, यानी कि तुम्हें n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे जो A गिवन है तुम्हारा, A है -11, फर्स्ट टर्म तुम्हारा A होता है, और D का वैल्यू कितना है? वो है तुम्हारा 4, और लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है? लास्ट टर्म तुम्हारा है 53, इसको मान लो AN। बस इसकी मदद से तुम निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 53 है, इसी का तो पोजीशन तुम्हें निकालना है कि सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। तो AN निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखो B पार्ट क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 टाइम्स D। AP का सिंपल सा ही इक्वेशन होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे A का वैल्यू रख दो -11, AN तुम्हारा कितना है? ये 53 है लास्ट टर्म, और प्लस लास्ट टर्म क्यों रख रहे? देखो AN होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, तुम्हें लास्ट टर्म का जो nth वैल्यू है पोजीशन वो निकालना है। तो लास्ट टर्म का वैल्यू AN की जगह रख देंगे। A का वैल्यू -11 हो गया, n-1, n कितना है? n यहाँ पे तुमको निकालना है
-1 टाइम्स, और डी कितना है, डी का वैल्यू है 4। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 53, 11 इधर ले आओ प्लस का, इज इक्वल टू ये हो जाएगा n-1 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 4 इधर डिवाइड में कर देना बाद में, n-1 टाइम्स 4। तो 53 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 और 5 + 1 6, 64 हो गया। 4 इधर डिवाइड में ले आएंगे, इज इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 4 16 = 64, यानी कि n इज इक्वल टू 16, 1 को भेज दोगे इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू आ जाएगा 17। यानी कि पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 17 टर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का आंसर है 17। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17। इसके बाद सी पार्ट देखते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। अब 17 टर्म्स हैं, तो मिड टर्म कौन सा हो जाएगा, मिड टर्म तुम्हारा देख लो। सो ऑड के केस में मिड टर्म क्या हो जाता है, n+1/2, इससे हम निकाल लेंगे। तो देखो कितना आएगा, n का वैल्यू रख दो 17 + 1/2, जो कि आ जाएगा 18/2, यानी कि 9th टर्म। तुम्हें 9th टर्म निकालना है, तो 9th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो, an = a + n-1 टाइम्स d। तुम्हें a9 निकालना है, तो a9 क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा कितना है, -11, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा -11 है, d4 है, और इसकी मदद से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया -11, n तुम्हारा है यहाँ पे 9, तो +1, और d तुम्हारा है +4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक है, ये चीज देख लेना। तो ये हो जाएगा -11 + 9 - 1, ये हो जाएगा 8 × 4, तो ये हो जाएगा -11 + 32। तो इनको माइनस कर दो, 32 में से 11 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1, और 3 - 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21 आंसर आ जाएगा हमारा। सो 9th टर्म कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21। सो ये हमें सॉल्व करना है, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 21। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, मिड टर्म हमारा 21 आ गया। इस तरह एपीजीपी के क्वेश्चन किए जाते हैं। बच्चों को टफ पता नहीं क्यों लगता है, बहुत ही ईजी होता है। बस यहाँ पे तुम्हें सीरीज का कॉन्सेप्ट एक बार समझना है। इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है एपीजीपी के ऊपर, इसको भी जाकर तुम यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेंसुरेशन का, अगेन मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज समझना पड़ता है यहाँ पे चीजें, और इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है, कुछ अलग ही दे दिया गया है ना। ये सिलेंडर है, बिकॉज सिलेंडर है लेकिन वो तिरछा करके रखा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, तब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे गिवन है, इन द डायग्राम गिवन बिलो अ टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो है लेकिन टिल्टेड है, ऐसे झुका के रखा गया, तिरछा करके रखा गया। वेसल विद अ बेस डायामीटर 7 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो लिखते चलते हैं भाई। डायामीटर हमको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो सिलेंडर है उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हमारा हो गया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। फिर आगे कंटेन्स अ लिक्विड, उसके बाद है व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली। इस पे ध्यान दो, जब इसको सीधा रखा जाएगा, जब इस चीज को हम ऐसे की जगह ऐसे रखेंगे तब क्या होगा, सीधे रखने पे। When placed vertically, the height of the liquid in the vessel, इस पे ध्यान दो, is the mean of the two heights। इस चीज पे में ध्यान दो, यहाँ पे ये कह दिया है कि जब इस वेसल को हम सीधा करेंगे तो फाइनल जो लिक्विड की ऊंचाई है, यहाँ पे लिक्विड कितनी हाइट तक आएगा, उसकी हाइट जो होगी वो मीन होगी इसकी। अगर ये तुम्हारी h1 है इधर की हाइट, ये तुम्हारी h2 है इधर की हाइट, तो इन दोनों हाइट्स का जो मिड होगा, मीन वैल्यू, मिड वैल्यू, वही तुम्हारा फाइनल हाइट वहां का होगा। तो यहाँ की हाइट तुम कैसे निकाल सकते हो फाइनल वाली, क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 1 कर दो, 6 + 1 / 2। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, ये अपने आप से हमने नहीं माना, क्वेश्चन में ही गिवन है ये चीज, यही तुम्हें समझनी है क्वेश्चन से। द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इज द मीन ऑफ द टू हाइट्स। मीन ऑफ द टू हाइट्स एवरेज निकाल लिया हमने स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली। और सिलेंडर को वर्टिकली ही हमें प्लेस करना है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द वेट सरफेस, सरफेस एरिया निकालना है व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये कितना आ जाएगा, 6 + 1/2, ये आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 7/2। भाई रेडियस भी 7/2 आ गई, हाइट भी 7/2 आ गई, ठीक है। तो हमसे एरिया पूछा गया है, एरिया निकालते हैं। वेट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखो सरफेस तुम्हारा जो सिलेंडर के अंदर का है, टॉप सरफेस तो यहाँ पे वेट होगा नहीं, पूरा का पूरा जो ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया है ये वेट होगा कांच का, और जो नीचे का बॉटम वाला पार्ट है वो वेट होगा। तो कैसे निकालना है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो जब ये लिक्विड ऐसे इस वेसल में होगा तो कितना पार्ट ग्लास का वेट होगा, ऊपर का हिस्सा है नहीं, नीचे का हिस्सा है, इस तरह ये वेट होगा और ये पूरा वेट होगा, यानी कि दो एरिया वेट हो रहे हैं। जो सरफेस एरिया है हमारा, जो वेट हो रहा है यहाँ पे, वो है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, जितने पे तुम्हारा लिक्विड टच हो रहा है वो, और बॉटम का पार्ट। तो बॉटम का हिस्सा क्या है, बॉटम का हिस्सा तो सर्किल है, बॉटम का हिस्सा हम ले लेंगे πr², और जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला,
कर्व सरफेस एरिया के लिए हम पहले तो सरकमफ्रेंस लेते हैं 2 पाई आर और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, तो 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। देखो ये बॉटम हो गया, लिख देता हूं, ये बॉटम है और ये सी एस ए है, ये सी एस ए हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया से हमें ये जहां पे लिक्विड टच कर रहा है उतनी हाइट तक का लेना है और बॉटम का सिर्फ पार्ट लेंगे बिकॉज अपर पे तो कुछ वेट होगा नहीं वहां पे, तो ये चीज है। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को रख के, तो जो जो कॉमन दिखे कॉमन भी लेके कर सकते हो, बाकी अलग अलग भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है क्या, यहाँ पे पाई इज इक्वल टू हमें 22/7 यूज करना है, दे रखा है। सो पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू हमने कितना निकाला था 7/2 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस उसके बाद 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू 7/2 और मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू कितना, वो भी आया था हमारा 7/2, तो ये भी हो गया 7/2। बस इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 7 और 7 कटेगा, यहाँ पे भी 7 और 7 कटेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से तुम काट सकते हो 2 को 2 से और यहाँ भी 2 को 22 से काट दो, ये 11 आ जाएगा, और इधर इस 2 से 2 1 2 और 2 11 22, इसको भी कट कर दो। अब जो जो यहाँ पे बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अगली लाइन पे, तो ये हो जाएगा 11, 7 तो कट चुका है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक 7 बचा है और एक 2 बचा, 11 इंटू 7/2 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 11 इंटू 7 और नीचे का 2 तो बच नहीं रहा कोई, तो 11 इंटू 7 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो जो कॉमन मिल रहा है उसको तुम कॉमन लेके भी कर सकते हो, बाकी इस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी कर सकते हो, तो 11 7 77 डिवाइड बाय 2 और प्लस 11 7 77, इसमें एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 2 पूरे में और 77 प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 2 14, 1 कैरी गया, 7 2 14 15, तो 154 प्लस 77/2 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 7 प्लस 4 11, 1 कैरी गया, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, उसके बाद प्लस 1 13 और 1 कैरी गया और 1 प्लस 1 2, सो 231 डिवाइड बाय 2 जो कि कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, ये कटेगा तुम्हारा 2 1 2, उसके बाद 2 1 2 11, 2 5 10 और 0.5, तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इतना सरफेस एरिया जो सिलेंडर के अंदर का है, इतना पार्ट फिट हो जाएगा। अगर तुमने ये चीज समझ ली ना, इतना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इसमें था कि कितना पार्ट सिलेंडर के अंदर का वेट होगा, अगर तुम ऐसे निकाल लोगे पूरा सरफेस एरिया, बिकॉज टॉप में यहाँ पे कोई चीज वेट नहीं है, टॉप में ढक्कन नहीं लगा हुआ है, जितने हाइट तक लिक्विड था से उतने ही पार्ट तक हमारा यहाँ पे वेसल वेट होना था, और सिर्फ कर्व सरफेस और बॉटम का हिस्सा। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ये अंडरस्टैंडिंग से ही तुम कर सकते हो। तो वही चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, और कॉन्सेप्ट समझ के इस बार अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, तो चीजें समझोगे तभी उनको कर पाओगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट यूज अ रूलर एंड कंपास टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो रूलर और कंपास से करना है, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी और पेन लेके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो यहाँ पे है यूज अ रूलर एंड कंपास, तो सिर्फ रूलर और कंपास का यूज करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है एसएससी में, सिर्फ रूलर और कंपास की मदद से बनाना है। तो क्वेश्चन आगे है, फर्स्ट पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो एक तरह से तुम्हें सारे स्टेप्स बताए गए, यही काम तुम्हें करना है। तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर हम स्केल पे ले लेंगे और स्केल की मदद से हम इतना अपना कंपास का रेडियस ले लेंगे। तो यहाँ पे कंपास का रेडियस कैसे लेना है, 4.5 सेंटीमीटर लेना है, देखो लिखा हुआ है। तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से होगा यहाँ तक, 0 मार्क तक, ये आ गया तुम्हारा 4.5। ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, एक बार में बनाना है और इसका सेंटर यहाँ पे ये मार्क हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी कोई पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट हमें कॉर्ड बनानी है, ड्रॉ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाने के लिए क्या करो, स्केल को रखो और देखो 6.5 यहाँ पे है, 6.5 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये तुम्हारा हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर का कॉर्ड। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 6.5 सेंटीमीटर कॉर्ड, यहाँ से ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, जितना एक्यूरेट काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस कॉर्ड का नाम क्या है, यहाँ पे देखो दिखा हुआ है कॉर्ड ए बी, तो इसका नाम भी देते चलो। ये तुम्हारा है ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो ये कॉर्ड ए बी बन गया। इसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट हमसे कहा गया है एट ए कॉन्स्ट्रक्ट सी ए बी, एक एंगल बनाना है
ए बी तो रहेगा, एक पॉइंट सी ऊपर कहीं बनेगा, और ये 75 डिग्री का हमें बनाना है, वेयर सी लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो सी ए बी कैसे बनेगा, सी कहीं यहाँ आएगा, 75 डिग्री कुछ ऐसे एंगल बनेगा, तो ए पे तुम्हें 75 डिग्री एंगल बनाना है। अब प्रोट्रैक्टर तो है नहीं कि डायरेक्टली बना देंगे, कंपास की मदद से ही बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे कंपास से आर्क लगेंगे, तो ए पॉइंट में हम रखेंगे अपने नीडल को और यहीं पे एंगल बनाना है हमें। तो देखो कैसे बनता है, सबसे पहले यहाँ पे आर्क लगाएंगे हम इस तरह, हल्की सी आर्क लगाएंगे ये। फिर उसके बाद जहां पे ये आर्क तुम्हारी ए बी लाइन पे टच कर रही है वहां पे नीडल को रख के पहला मार्क लगाओगे, ये होता है तुम्हारा 60 डिग्री का मार्क, ये 60 डिग्री हो गया। फिर 60 डिग्री वाले पे रख के यहाँ पे रख के ऐसे फिर से बनाओगे एक आर्क, ये बन जाएगा तुम्हारा 120 डिग्री का आर्क। अब देखो इन दोनों पॉइंट पे रख के जब इस तरह बनाओगे तुम, यहाँ पे और यहाँ पे रख के, तो ये तुम्हारा जो ऊपर अब कट बनेगा ये बनेगा तुम्हारा 90 डिग्री का, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन जाता है यहाँ पे। और इसको जब शो करोगे तो ये तुम डॉटेड लाइन से या डैश लाइन से ही शो कर सकते इस तरह। अब ये 90 डिग्री वाली लाइन बनाना क्यों जरूरी है, बिकॉज जो हम 75 डिग्री बनाएंगे उसके लिए हमें परपेंडिकुलर या 90 डिग्री चाहिए और प्लस ये 60 डिग्री वाला मार्क चाहिए। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच 75 आता है। देखो जब भी हम आर्क लगाते हैं ना, तो दो एंगल्स के बीच का आर्क हमें वो पर्टिकुलर मीन एंगल दे देता है। तो ये 60 डिग्री का आर्क है और 90 डिग्री इस आर्क पे हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो 90 और 60 का बाइसेक्टर बनाओ। तो 90 ये 60 का यहाँ पे हम मार्क रखेंगे नीडल को और यहाँ पे एक बना देंगे आर्क इस तरह, और सेम उसी तरह 90 पे ऐसे नीडल को रखोगे जहां पे ये आर्क है, यहां मत रखना गलती से भी, जहां पे तुम्हारी ये परपेंडिकुलर टच कर रही है इस आर्क से, इस आर्क पे हमें टच करना है नीडल को इस तरह, और फिर एक आर्क लगा देंगे इस तरह। तो जहां पे 60 वाली आर्क और 90 वाली आर्क कट करेंगी ये तुम्हारा हो जाएगा 75 डिग्रीज। इसको बना लेते हैं, ये हमारा हो गया 75 डिग्रीज, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी सरकमफ्रेंस पे। इतना काम भी हमने कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हमसे बोला था, सी पार्ट देखते हैं। ये हो गया कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये लोकस वाला पार्ट मैंने बताया हुआ है लोकस वाले अपने वीडियो में, उसको जाकर तुम देख सकते हो कि लोकस का मतलब क्या होता है। बच्चे कहते हैं सर लोकस के ऊपर वीडियो बना दीजिए, बट सर्च नहीं करते हैं। सर्च करके देख लेना लोकस एम्पलीफायर लर्निंग यूट्यूब पे, ये सारा कुछ मैंने उसमें बताया। अगर यहाँ पे ना समझ में आए, डिटेल में समझना हो, तो लोकस वाला मेरा वीडियो जरूर से देख लेना। सो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ये तुम्हें बनाना है। तो ए एंड बी यहाँ पे है, कैसे बनाओगे इसको, देखो ए एंड बी से इक्विडिस्टेंट सारे पॉइंट का मतलब क्या है, ए और बी के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम्हें बनाना है, कैसे बनाओगे, सिंपल है, देख लो। यहां पे क्या करोगे, बी पॉइंट पे कंपास को रखो और यहां पे आर्क लगा दो। आर्क थोड़ा सा हाफ से ज्यादा लेना होता है, एक यहां पे ऐसे आर्क लगेगा, एक यहां पे ऐसे आर्क लगेगा। सेम वही काम ए पॉइंट पे रख के करोगे, ए पॉइंट पे रखा, एक यहाँ पे आर्क लगाया और एक यहाँ पे आर्क लगाया। जहां पे दोनों आर्क मीट करेंगे वहां पे अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम ड्रॉ कर दो और ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तुम्हारा सेंटर से होके जाएगा लगभग, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। जरूरी नहीं है तुम इनफाइनाइट तक बनाओ, थोड़ा सा बना दोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, सी पार्ट के बाद डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी ए एंड बी ए। तो दो साइड से इक्विडिस्टेंट जब कहा जाता है तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। यही बता देता हूं, देखो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट मतलब तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और जब दो लाइंस से इक्विडिस्टेंट कोई बनाना है तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर बनाना होता है। तो यहाँ पे सी ए और बी ए बोला गया, सी ए और बी ए लाइन का इक्विडिस्टेंट वाला लोकस, तो ये हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर सी ए और बी ए का। तो सी ए बी ए देखो कहां पे, ये सी ए हो गया और ये बी ए हो गया। तो सी ए और बी ए का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो कैसे बनाओगे, इसके लिए तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। भाई ये आर्क टच कर रहा है, इस आर्क को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये आर्क तुम्हारा यहाँ बी पे टच कर रहा है, ए बी पे, और ये ए सी पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क लगा दो और वही तुम्हारा इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। थोड़ा सा आर्क को दूर रखेंगे यहाँ कहीं, ताकि हमारे सारे आर्क मिक्स ना हो। तो यहाँ पे एक रखा, ए बी वाली लाइन वाले पॉइंट पे एक आर्क बना दिया। फिर उसके बाद सी ए वाली लाइन पे ऐसे पॉइंट को रखा और यहाँ पे एक आर्क बना दिया। आर्क टच नहीं कर रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे रख के इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हम बना देंगे कुछ इस तरह, जो कि ए से चलेगा, ए पॉइंट से, और यहाँ पे जहां हमें आर्क कट कर रही है यहाँ तक इस तरह आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सी एंड ए बी, ये हो गया। बाद ई पार्ट है,
मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लोकाई। यही जो लोकस हमने इस वाले सी पार्ट और डी पार्ट में दो लाइंस बनाई है, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, तो इन्हीं दो लोकस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमें पी मार्क करना है एंड वी हैव टू मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ सीपी। सीपी का लेंथ बताना है। तो चलो देखते हैं। देखो दो हमारे जो लोकस हमने बनाए हैं सी और डी पार्ट में, एक ये लोकस है एंगल बाइसेक्टर, एक ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट का नाम हमें क्या दे देना है, P। ये P पॉइंट हमारा हो गया और हमें क्या करना है, वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ CP। CP लेंथ हमें बतानी है। तो ये C है, ये P है, दोनों के बीच स्केल रखेंगे और इसका लेंथ हम मेजर कर लेंगे। देख के बताते हैं कितना है। तो यहाँ पे C पे हमने रखा 0 मार्क और P पे हमने रखा यहाँ, ये हो गया। तो यहाँ पे जरा मेजर करके देखो CP कितना हो जाएगा, 0 मार्क पे C पॉइंट है और ये तुम्हारा आ रहा है P पॉइंट लगभग 4.8 भी कह सकते हो, 4.9 मुझे दिख रहा है, 4.9 पे आ रहा है एक तरह से, ये पॉइंट है तुम्हारा P। तो 4.9 या 4.8 दोनों चल जाएगा। तुम्हारा CP का लेंथ कितना हो जाएगा, CP का लेंथ या तो तुम 4.8 बता सकते हो और 4.9 सेंटीमीटर, ये दोनों में से दोनों आंसर तुम्हारे चल जाएंगे। तो इस तरह हम अपने डायग्राम को बना देंगे और जितना एक्यूरेटली तुम बनाओगे उतना तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा। सो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आई हो तो नीचे कमेंट्स खुले हुए हैं, कमेंट्स में लिखे तुम पूछ सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे तुम्हें अच्छे समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड इसके बाद आता है सेक्शन बी। सो अगर तुम चाहते हो सेक्शन बी के भी क्वेश्चन में सॉल्व करो इस चैनल पे, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक्स के ऊपर हो जाते हैं एंड बच्चे कमेंट्स करके बोलेंगे तो मैं सेक्शन बी को भी पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा दूंगा। एंड हाँ, मैथ्स से रिलेटेड अगर और तुम वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो मैथ्स एम्पलीफाई लर्निंग, या किसी चैप्टर में अगर दिक्कत है तो उस चैप्टर का नाम डाल के सर्च कर सकते हो, एम्पलीफाई लर्निंग आगे लिख देना। सो तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगे जिन्हें देख के तुम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो उस चैप्टर के बारे में। सो बस फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।